देखिएगा पहला प्रश्न है, क्या होता है जब, का पहला क्वेश्चन है, धावन सोडा के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आपसे कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइएगा। आप लोग फटाफट कमेंट करिए, थोड़ा सा क्लास वाली फीलिंग लेकर के आइए, ऐसा लगे कि आप हमारे सामने ही बैठे हैं, है ना। तो फटाफट कमेंट करिएगा कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, धावन सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। अभी तो किसी का कमेंट आया नहीं है, इतना देर मत लगाइए, लगभग तैयारी आपकी है, केवल उसको जांचना है भाई। तो फटाफट कमेंट तो करिए। तो भाई हम धावन सोडा का पूछ रहे हैं, खाने का सोडा का नहीं, धावन सोडा। सत्यम लिख रहे हैं NaCO3, गलत है ये, है ना। धावन सोडा का बताइए, धावन सोडा का, खाने के सोडा का नहीं, धावन सोडा का। तो सूत्र हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3। ये धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट। वैसे तो इसका अगर जो सूत्र पूछा जाए तो .10H2O भी होता है, .10H2O। हम आपको बता दें कि अगर जो हम आपको बता दें अगर जो एक एक प्रश्न की हम बात करें, एक एक प्रश्न की, तो एक एक प्रश्न से तमाम सारे प्रश्न बन जाएंगे। यानी कि भले ही ये इसका उत्तर आप देने जाओगे एक लाइन में, लेकिन यहां से इतने 5-6 प्रश्न लगभग लगभग आपके बन जाएंगे यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप एक प्रश्न याद करके, ठीक है, एक उत्तर याद करके, माफ करिएगा, एक उत्तर याद करके 5-6 प्रश्नों का जवाब दे सकते हो। इतना इतना बेहतरीन, अगर जो आप थोड़ा सा ध्यान दे तो इतना बेहतरीन आप कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सूत्र इसका हो गया Na2CO3.10H2O, लेकिन केमिकल रिएक्शन लिखते वक्त हम केवल Na2CO3.10H2O के स्थान पे प्रयोग करते हैं Na2CO3 का, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र हो जाएगा Na2CO3, ये इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, केमिकल फार्मूला हो जाएगा Na2CO3। इसका जलीय विलयन है तो प्लस का H2O हो जाएगा, H2O। ठीक है, और उसमें प्रवाहित करनी है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा CO2। ठीक है, ये देखिएगा सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, अब प्रवाहित कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड हम गैस प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बनता है, कौन सा यौगिक बनता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक बन जाता है। जिसका कमेंट सबसे पहले होगा उसको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, आप फटाफट कमेंट करिएगा, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बन जाता है। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, बहुत टाइम ले रहे हो आप, इतना टाइम नहीं लेना आपको, फटाफट फटाफट आपको उत्तर देना है कि आखिर कौन सा यौगिक बन जाता है। हम ही बताते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, याद रखिएगा, खाने का सोडा बन जाता है। जब हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है क्या, खाने का सोडा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आप जब भी इक्वेशन लिखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी में तो आपको ध्यान रहे कि वो समीकरण संतुलित होनी चाहिए। ठीक है, वो समीकरण संतुलित होनी चाहिए। दूसरी ये बात है कि जितने भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे वो सब ऐसा ही लिख करके चले आएंगे, इसी तरीके से लिख करके चले आएंगे। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात का, और यदि आपके पास उपलब्धता हो पेन और कॉपी की तो लेकर के बैठ जाइएगा उसको। ठीक है, तो ये हो गया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 और NaSCO3। देखिएगा सब ऐसे ही लिखेंगे, जितने विद्यार्थी होंगे सब ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा अतिरिक्त लिखना है। इसके नीचे आपको लिखना है धावन सोडा। ठीक है, आपको इसके नीचे लिखना है धावन सोडा, थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास आपको करना है। यहां पर आपको लिखना है जल। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा शब्द है
इसके नीचे लिखेंगे तो थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, तो यहां पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां मत लिखिएगा। और यहां पर आप लिखिएगा खाने का सोडा। क्या लिखेंगे? खाने का सोडा लिखेंगे, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। खाने का सोडा लिखिएगा, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट लिखिएगा, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखिएगा। आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, हम आपको बता दें कि सब केवल रिएक्शन में रिएक्शन लिख के चले आते हैं, लेकिन केवल रिएक्शन नहीं लिखना आपको, उसके नीचे उसका नाम भी आपको लिखना है। इस तरीके से नाम लिखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर, है ना। आगे देखिएगा, तो यहां से एक तो ये प्रश्न बन गया जो आपके पास लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखिएगा कि धावन सोडा के जली विलय में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो एक तो ये उत्तर हो गया। दूसरा, ये खाने का सोडा जो ये लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके निर्माण की प्रयोगशाला विधि है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण की प्रयोगशाला विधि है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके निर्माण की ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में इसी मेथड से खाने के सोडा का निर्माण किया जाता है, इसको बनाया जाता है, याद रहेगा आपको, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसको लैब में इसी तरीके से बनाया जाता है। एक तो ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का एक रासायनिक गुण, सॉरी ये धावन सोडा का एक रासायनिक गुण हो गया। दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण की विधि हो गई। और तीसरा एक क्या होता है, जब, इसका ये एक का उत्तर हो गया। दूसरा, इधर देखो कितने सारे रिएक्टेंट हैं, 1 2 3, लेकिन बनने वाले कितने हैं, एक। तो यह एक योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण भी हो गया, योगात्मक अभिक्रिया का ये उदाहरण भी हो गया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल भी है, अच्छा एग्जाम्पल। सब लिख के आएंगे, अगर योगात्मक अभिक्रिया पूछेगा तो क्या लिख के आएंगे, तब लिख के आएंगे वो सब CO2, कुछ भी लिख देंगे, जैसे मान लो C+O2 CO2। अक्सर योगात्मक में सब यही लिख के आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये वाला लिख के आइएगा, सबसे अलग लिख करके आइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये तो हो गया इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा क्या है कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल है ये आपका, ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप कॉन्साल उठा के देखिएगा, है ना। इसका जवाब मतलब ये प्रश्न आपको हर सेट में मिल ही जाएगा, हर सेट में आपको मिल जाएगा कि एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से होती है तो क्या होता है। सुनिएगा इसका जवाब, देखिए एथेनोइक अम्ल का सूत्र उस दिन मैंने बताया था आपको, तो आपको मालूम ही होगा, CH3COOH एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल जो है वो इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, है ना, इसी का IUPAC नाम है एसिटिक अम्ल। समूह इसमें कौन सा होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, ठीक है। कौन सा समूह होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, ठीक है। जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बोक्सिलिक समूह है, इसमें IUPAC नाम इसका एथेनोइक अम्ल है। कई बार बताया मैंने, इसी के 3 से 4% जलीय विलयन को सिरका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं, ठीक है। जो आप कहते हो वाह क्या स्वाद है ना, वो वाला सिरका इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जो एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग पूछता है तो पहला उपयोग यही हो जाएगा, क्या करने में, सिरका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये पहला उपयोग। एक उपयोग आप यहीं से याद करते चलिएगा, एक एक प्रश्न में कई प्रश्नों के जवाब छिपे हैं, बशर्ते थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% जलीय विलयन को हम क्या नाम देते हैं, सिरका नाम देते हैं, ठीक है। सुनिएगा, अब ये कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल से आप बनाइएगा, एथेनोइक अम्ल से आप बनाइएगा, एथेनोइक अम्ल की क्रिया आप करवाइएगा सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र अभी आपने पढ़ा कुछ देर पहले, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। CH3COOH प्लस Na2CO3 ये एसिटिक अम्ल है और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, तो ये अम्ल है, याद रखिएगा, ये क्या है, अम्ल है। और ये आपका सामान्य लवण है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सामान्य लवण, ठीक है।
याद रखिएगा। और दूसरा ये धातु का कार्बोनेट है, ये सोडियम है और ये कार्बोनेट है, तो दूसरा धातु का ये कार्बोनेट भी है। और याद ये रखना है कि जब किसी धातु के कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से होती है, जब किसी धातु के कार्बोनेट की क्रिया किसी अम्ल से होती है तो तीन चीजें बनती हैं। पहला तो लवण बनेगा, दूसरा जल बनेगा और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखेंगे, लवण जल और तीसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीन चीजें बनती हैं, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिएगा CH3COOH जो है, CH3COOH टूटेगा, जब इसको जल में घोलेंगे तो CH3COO- और H+ इसमें टूट जाएगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। और जो आपका Na2CO3 है, यह भी आयनिक यौगिक है, ठीक है, आपको पता होगा, पढ़े हैं आप, है ना। ये आपका हो जाता है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक है। इसके बाद में अगर जो हम Na2CO3 को जल में घोलें तो ये बनेगा, Na2CO3 को जल में घोलें तो ये बनेगा, देखिएगा, Na+ और CO3- ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऐसे माइनस माइनस पढ़ना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप ठीक से समझेंगे इस स्थिति में, इसलिए ये पढ़ा जा रहा है ऐसा। Na+ और CO3- याद रखिएगा, पहले वाले यौगिक का जो माइनस वाला हिस्सा होता है, ऋणात्मक हिस्सा, ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं इतने सारे शब्द जो है केवल समझें आप ठीक से, इसलिए ऐसा हम उच्चारित कर रहे हैं, अन्यथा की स्थिति में ये ठीक नहीं है। और ये आपका क्या हो जाता है, Na+, सोडियम धनायन है ये, तो ये आपका बन जाएगा CH3COONA, जिसको आप सोडियम एसीटेट कहते हो। क्या कहते हैं इसको, सोडियम एसीटेट, है ना। और यहां से आपका बन जाएगा H2CO3, ये बन जाएगा आपका H2CO3 अस्थायी यौगिक है, ये तुरंत आपका टूट जाता है H2O में और कार्बन डाइऑक्साइड, जल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है H2O और प्लस लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। तो जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम के कार्बोनेट से होती है तो सोडियम का एसीटेट बनता है, सोडियम का एसीटेट बन जाता है और साथ में बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखेंगे आप, अगर जो मैं सोडियम कार्बोनेट की जगह मैं दूसरे धात्विक लवण का इस्तेमाल करूं, जैसे मान लीजिएगा हम सोडियम कार्बोनेट की जगह इस्तेमाल करें पोटेशियम कार्बोनेट का, ठीक है, इसका इस्तेमाल करें पोटेशियम कार्बोनेट का, तो ये हो जाएगा CH3COOH, पोटेशियम कार्बोनेट का K2CO3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका पोटेशियम का एसीटेट बन जाएगा, यानी कि CH3COOK बन जाएगा, बाकी जल तो बनेगा ही और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कहने का मतलब है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया किसी भी धातु के कार्बोनेट से आप करवाएंगे तो उसी धातु का एसीटेट बनेगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये होता है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सूत्र हमने बताया Na2CO3, और ये धावन सोडा को जो लिखेंगे तो हो जाएगा 10H2O, ठीक है। देखिएगा इसमें जल के अणु मौजूद हैं। जब किसी सामान्य लवण से Na2CO3 कैसा लवण है, केवल इसकी बात करेंगे तो ये सामान्य लवण है, ठीक है, ये सामान्य लवण की श्रेणी में आता है, जिसमें ना तो H+ हो ना ही OH- हो, ऐसे लवणों को सामान्य लवण बोला जाता है, ठीक है।
ऐसे लवणों को क्या बोलते हैं? सामान्य लवण बोलते हैं। और जब सामान्य लवण के एक अणु से जल के अणु जुड़ जाते हैं तो ऐसे लवण को बोलते हैं जल योजित लवण। कई बार ये प्रश्न पूछता है कि जल योजित लवण पर टिप्पणी लिखिएगा, तो याद रखिएगा जब सामान्य लवण के एक अणु से जल के अणु जुड़ जाएं तो उस लवण को बोलते हैं जल योजित लवण। और इस जल को हम कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टलन जल। इस जल को क्या बोलते हैं? इस जल को हम क्रिस्टलन जल कह देते हैं। याद रखिएगा इसको क्रिस्टलन जल बोला जाता है। और यदि इसी को हम वातावरण में खुला रख दें, देखो भाई हम एक एक बात लिख रहे हैं, अगर जो इसी को हम वातावरण में खुला रख दें, ठीक है, तो आपको पता है कि वातावरण में इसको खुला रखा जाएगा तो जल के अणु इसमें से कुछ भाप बनकर के वाष्प बनकर के उड़ जाएंगे। इस क्रिया को उत्फुलन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको उत्फुलन बोला जाता है, उत्फुलन कहते हैं इसको, ठीक है। कई बार कहता है कि जल योजित लवण पर टिप्पणी लिखिएगा, या क्रिस्टलन जल पर, या फिर उत्फुलन पर। तीनों में से अधिकतम बार पूछा है कि इन पर आप जो है वो लिखिएगा टिप्पणी। तो याद रखिएगा कि अगर सामान्य लवण में जल के अणु आ गए हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? जल योजित लवण। जल के अणुओं को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन जल। और यदि मान लीजिएगा जल के अणु बाहर निकलते हैं तो जल के अणुओं का बाहर निकलना कहलाता है उत्फुलन, ठीक है। 3 प्रश्न एक साथ, केवल एक बात थी ऐसे ही, है ना, ये केवल एक ही था जल योजित लवण, लेकिन इससे 3 बातें हो गई। तमाम जल योजित लवणों के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक आपका होता है CuSO4 और डॉट क्या होता है? 5H2O। CuSO4 डॉट 5H2O। ये आपका इसको नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको नीला थोथा के नाम से जानते हैं। ये नीला थोथा है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। वैसे इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये इसका रासायनिक नाम होता है। और ये रंग में कैसा होता है? नीला होता है। और इसके अलावा आपका होता है FeSO4 डॉट 7H2O। FeSO4 डॉट 7H2O ये हरा कशिश है ना? क्या है ये? हरा कशिश है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है, ठीक है। तमाम सारे उदाहरण ऐसे और आपको मिल जाएंगे जल योजित लवण के। नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि ब्राइन की क्रिया अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। इसमें अक्सर आप लोग लटक जाते हैं, विद्यार्थी इसमें अक्सर चूक जाता है, इसका उत्तर देने से छोड़ देता है इसको। देखिएगा ब्राइन क्या है, तो पहले तो ब्राइन समझिएगा कि ब्राइन है क्या, इसके बाद में इसका उत्तर देंगे। ब्राइन का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन। सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन, ठीक है, उसको ब्राइन बोला जाता है। संतृप्त जलीय विलयन इसको होता है। ये संतृप्त जलीय विलयन जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं, ठीक है। यानी ये Cl का साधारण नमक का संतृप्त जलीय विलयन। संतृप्त विलयन आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। 3 तरह के विलयन आपने पढ़ा होगा, एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त और एक अति संतृप्त विलयन आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो संतृप्त जलीय विलयन होता है ब्राइन का, उसको NaCl का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो कहते हैं कि ब्राइन की क्रिया करवाइएगा अमोनिया से, तो ब्राइन का मतलब NaCl का जलीय विलयन, यानी कि NaCl प्लस का क्या चीज? H2O, है ना। और अमोनिया का मतलब NaS3, अमोनिया का मतलब NH3, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ध्यान दीजिएगा, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2, ये हो गया आपका ब्राइन का जलीय विलयन हो गया, और साथ में हो गई अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो याद रखिएगा खाने का सोडा बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में एक के बजाय 2 रिएक्शन पूछता है। तो कभी कभी पूछता है कि खाने के सोडा के निर्माण की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं दीजिएगा। एक आपको आती है ना, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में प्रवाहित करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो बन जाएगा। और दूसरा ये तरीका है कि ब्राइन होगा, ब्राइन में अमोनिया होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो बनता है खाने का सोडा। साथ में नौसादर बनता है, NH4Cl, सौदागर नहीं, नौसादर, है ना।
पिक्चर याद आ गई तुम लोगों को, ठीक है। नौसादर बन जाता है, नौसादर में याद रखना है ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता, कोई बात छूटनी नहीं चाहिए, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन मतलब इसको गर्म करेंगे तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, ऐसे आपको अंडरलाइन करके नीचे लिखनी है ब्राइन, ये याद रखना है, इसके नीचे ब्राइन और इसके नीचे अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड शब्द थोड़ा बड़ा है तो उसके नीचे हम उसको नहीं लिखेंगे, है ना, इतना लिख देंगे। और ये आपका मेन प्रोडक्ट है तो इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे बेकिंग सोडा। अब नाम कई लिख सकते हैं लेकिन जो उचित हो, जो उतनी जगह में आ जाए उसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेकिंग सोडा, ये आपको ध्यान रखना है, बेकिंग सोडा हो जाएगा। ये ब्राइन है, अमोनिया है, बेकिंग सोडा, ऊर्ध्वपातन, याद रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है, देखिएगा एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं, इसका क्या होगा उत्तर। तो एथेनॉल का केमिकल फार्मूला C2H5OH, ये एथेनॉल है, ठीक है, ये एथेनॉल है। आप लोग जो है अभी, अब चूंकि कंटिन्यूटी जब हो जाएगी तो थोड़ा सा हम लोग भी इसमें गलती कर रहे हैं, कल से अब क्लास एकदम कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, एक दिन भी गैप नहीं होगा। आप अपने समय से पेन कॉपी लेकर के जरूर उपलब्ध रहिए, ठीक है। आ रहे हैं आप, जा रहे हैं, मुझे पता है, पे आने जाने का कारण यही है कि आप कहीं हैं और आपने देखा कि बस चल रही है क्लास, लेकिन कल से आप कोशिश करिएगा। हाँ, अब ठीक है, आप कल 5 साढ़े 5 बजे आप जरूर उपलब्ध रहिएगा, ठीक है। कल से प्रतिदिन 5:30 पर आपको क्लास रोज मिलेगी, पर डे मिलेगी। आपके जानने में जितने भी विद्यार्थी हैं सबको आप जोड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और हम बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। हम वादा तो नहीं करते लेकिन अपना पूरा 100% प्रयास करेंगे। और आपको पिछले बार का हाईएस्ट अंक जो है वो पता ही है कि यूपी बोर्ड में कितना आया है, और उसको पार करना है इस बार, ठीक है। फिर उस पर कभी चर्चा करेंगे। बहरहाल आज क्लास पूरी करते हैं, फिर कल बनाएंगे प्लानिंग पूरी, ठीक है, पूरी रणनीति तैयार करेंगे। और यदि आप कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो वो जो प्रयास, वो जो अधिकतम अंक है उसकी सीमा पार कर दी जाएगी, क्योंकि वहां तक पहुंचाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और उसी को तोड़ना है, जहां तक पहुंचे उसी को तोड़ना है, देखिएगा। प्रयास भी करेंगे कि किसी दिन की क्लास में हम आपको टॉपर से मिलवाएं, ठीक है, और आप भी अनुभव जो उसके हों उसका फायदा उठा सकें, देखिएगा। तो ये एथेनॉल है और उसका ऑक्सीकरण करना है। ये दोबारा आया है प्रश्न, एक बार और आ चुका है, यानी कि पहली क्लास में एक बार ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन इसका उत्तर देते हैं। एथेनॉल है, देखिएगा मैंने बताया कि एथेनॉल किसका यूपीएससी नाम है, तो आप जुड़े हैं, ठीक ठाक संख्या में अभी हैं, उम्मीदें काफी हैं। तो आप बताइएगा, अब आप बताइए फटाफट कि एथेनॉल किसका यूपीएससी नाम है, एथेनॉल किसका यूपीएससी नाम है, फटाफट बताइएगा कि एथेनॉल किसका आईयूपीएससी नेम है। बहुत जल्दी बताओ भाई, बहुत टाइम लेते हो आप लोग, थोड़ा सा जल्दी आप कमेंट करके बताओ कि एथेनॉल किसका आईयूपीएससी नाम है। सर आई एम संदीप, स्वागत है आपका संदीप भाई, ठीक है। क्लास 6 बजे से कर दी जाए, अन्य भी क्लासेस इस पे लगी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। और मैथ और इंग्लिश की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी इस पर, ठीक है। इंग्लिश की क्लास कल रहेगी सोमवार को, ठीक है। अच्छा चलिएगा, कल या परसों एक दिन रहेगी, किसी दिन रहेगी एक क्लास, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। एथिल अल्कोहल का, शाबाश अभय, अभय ने जवाब दिया कि एथिल अल्कोहल का, जी एथेनॉल आईयूपीएससी नाम किसका है, एथिल अल्कोहल का। इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल क्रियात्मक समूह है, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और छोटा छोटा लिखते हैं, सबको दिख रहा होगा साफ साफ। एथेनॉल का हो गया C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन करना, इसका ऑक्सीकरण करना है, तो याद रखिएगा इसका ऑक्सीकरण करते हैं
क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में, या फिर अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 की उपस्थिति में, दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का होना जरूरी है, क्षारीय KMnO4 या फिर अम्लीय K2Cr2O7। समझिएगा, क्षार या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो इससे क्रिया करके बनाता है नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर देती है किसका, एथिल अल्कोहल का, और इसको कन्वर्ट कर देती है CH3CHO में, जिसको आप कहते हो कि ये एसिटाल्डिहाइड है, इसको आप एसिटाल्डिहाइड कहते हो। ठीक है, ये एसिटाल्डिहाइड है। कई बार बहुविकल्पीय प्रश्नों में इसका यूपीएससी नेम पूछ लेता है एसिटाल्डिहाइड का, तो इसमें देखो एल्डिहाइड है तो अल लगेगा, कितने कार्बन है, 2, माना कि इधर से गिनेंगे, इधर से नहीं गिनेंगे, है ना। फिर से लिख देते हैं, देखिएगा CH3CHO, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, कितने कार्बन है, 2, 2 पर क्या पढ़ते हो, एथेन पढ़ते हो, क्या जोड़ोगे, अल, तो क्या बनेगा, एथेनल। ठीक है, क्या बन जाएगा, एथेनल बन जाएगा, याद रखिएगा, ये बन जाएगा एथेनल। तो ये जो एसिटाल्डिहाइड है उसका यूपीएससी नाम होता है एथेनल, याद रखिएगा, तमाम बार पूछा है भाई, और ये ऐन वक्त पर याद नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। मेन मौके पर ये कहेगा कि तुम एसिटाल्डिहाइड क्या यूपीएससी नाम लिखो, खोपड़ी खजवाते रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इसका सूत्र मालूम होना चाहिए, या तो रटे हो कि इसका ये होता ही होता है, तो यदि आप चाहो तो रट ही लो भाई, है ना, रट सकते हो। इसका छोटा भाई फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, ये इसका छोटा भाई है। तो इनके सूत्र नहीं मालूम होंगे तो आप नहीं लिख पाओगे, सूत्र मालूम होना जरूरी है, या तो नाम ही मालूम हो इसका क्या होगा यूपीएससी, अगर जो नहीं नाम मालूम है तो सूत्र मालूम हो, है ना। तो इसमें कितने कार्बन है, एक पर क्या पढ़ते हो, मेथेन, इसमें एल्क प्लस एन होता है ना, क्योंकि क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, और उसमें जोड़ोगे अल तो बनेगा मेथेनल, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका मेथेनल होता है, और ये आपका एसिटाल्डिहाइड है और इसका एथेनल होता है, भाई भाई ये दोनों एक ही खानदान के हैं, और साथ में बनता है जल, साथ में क्या बनता है, जल। ठीक है, चाहता तो एक रिएक्शन लिखता, काम खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक बात का आपको जवाब पता होना चाहिए, मजा तभी है जब एक एक बात का जवाब पता होगा, तभी मजा आएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, देखिएगा आगे सुनिएगा, तो ये एथेनल हो गया, तो ये देखिएगा कि जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, ये पहले स्टेप की रिएक्शन है, अभी एक और स्टेप इसमें बाकी है, यानी कि ये आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है। अब देखिएगा, फिर जो एसिटाल्डिहाइड है CH3CHO, इसका फिर से इसी की उपस्थिति में हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं, आप समझिएगा, यही दोनों लिखा हुआ है ऊपर नीचे, या तो ये या फिर वो। ठीक है, तो बनता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल बन जाता है, जिसको आप कहते हो एथेनोइक अम्ल, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो एथेनोइक अम्ल, याद रखेंगे, ये एथेनोइक अम्ल बन जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि है भाई, अगर जो तुम ध्यान रख पाओ ना, तुम केवल ध्यान रख पाओ, तो एक ही रिएक्शन 5-5 प्रश्नों का जवाब है, एक ही रिएक्शन 5-5 कम से कम प्रश्नों का जवाब है। ठीक है, देखिएगा, एथेनॉल का ऑक्सीडेशन एक हो गया, है ना, एथेनॉल की क्रिया क्षारीय KMnO4 से 2 हो गया, एथेनॉल का अम्लीय K2Cr2 से तीसरा प्रश्न हो गया, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल चौथा हो गया कि नहीं हो गया, और पांचवा एथेनोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि की रिएक्शन लिखिएगा। उत्तर 1 है, प्रश्न कितने हैं, 5 हैं, थोड़ा सा ध्यान दो ना भाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे काम आसान हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिएगा, तो ये हो गया एथेनॉल का ऑक्सीकरण करते हैं। मैं आपसे कहूं तो इसमें के जितने भी मैं क्या होता है जब पढ़ा रहा हूं, इसमें से मैक्सिमम आपको यदि आते हैं तो, इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है, यही आएगा, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा। मेथेन को जलाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मेथेन को जलाते हैं। देखिएगा, मेथेन का सूत्र CH4, मेथेन का सूत्र CH4। ठीक है, मेथेन IUPAC नाम है, एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य है, बताने लगूं तो बोर्ड भर जाएगा, केवल मेथेन से ही, है ना। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, याद होगा आपको,
क्या बोलते हैं इसको? मार्स गैस। मार्स लैटिन भाषा का है, ठीक है, लैटिन भाषा का, लैटरिन नहीं, ठीक है, लैटिन भाषा का है मार्स, और इसको हिंदी में कहते हैं दलदल। क्या बोलते हैं? दलदल। पहले कहां मिली थी? दलदली स्थानों से, इसलिए इसका नाम रख दिया गया था मार्स गैस। क्या रख दिया गया था? मार्स गैस रख दिया गया था। तो मीथेन को जलाते हैं, तो जलाएंगे तो क्रिया किससे? ऑक्सीजन से, जानते हैं आप। तो मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन से पूछ रहा है, ठीक है, तो जलाओगे, याद रखो, जब भी किसी कार्बनिक यौगिक को जलाओगे, 100% नहीं लेकिन मैक्सिमम जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, यदि उनको आप जलाते हो, ठीक है, यदि उनको आप जलाते हो तो याद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जल वाष्प बनेगा, इसकी फॉर्म गैसीय होती, इसकी अवस्था गैसेज होती, याद रखिएगा। साथ में प्रकाश, प्रकाश उजाला, रामलाल का लड़का नहीं, ठीक है, और साथ में कौन सा? ऊष्मा, ये चीजें बन जाती हैं, याद रखिएगा, ये सारी चीजें बनती। किसी को जलाओ भाई, आप इसकी जगह पर आप एथिल अल्कोहल को जला दो ना, इसको जला दो, सेम प्रोडक्ट बन रहा है, सेम, कोई अंतर नहीं है। यह भी तो कार्बनिक यौगिक है ना, ये भी कार्बनिक यौगिक है, कोई अंतर नहीं है। अरे मीथेन की जगह आप एथिलीन को जला दो, इसको जला दो, ठीक है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? एथिलीन जलेगी? जल जाएगी, यही बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको, देखिएगा, ठीक है। किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप जला दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, प्रकाश और ऊष्मा, इतनी चीजें बन जाती है। तो ये पांचवा था, ये आपका हो गया। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का भी उदाहरण है और ये दहन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। कई बार आपने देखा होगा अनसॉल्व में आपसे पूछता है दहन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिएगा, तो ये दहन अभिक्रिया का भी उदाहरण है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक को हवा की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, ठीक है, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, प्रकाश और ऊष्मा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। और आप एडिशनल पॉइंट लिखेंगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ये ऑक्सीकरण की जगह क्रिया लिख गया, ऑक्सीकरण क्रिया का ये उदाहरण, ठीक है। और इसमें ऊष्मा नहीं है, ये ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण है। इसका उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। दो एडिशनल पॉइंट हो गए आपके पास, कोई नहीं लिखेगा, आप लिखेगा, ठीक है, कि ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है और ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें थे 5 प्रश्न टोटल, है ना, और 5 में लगभग 12-15 प्रश्न हमने बता दिए, टोटल 12-15 प्रश्न इसमें मैंने बता दिए हैं। तो ये सब आप तैयार रखिएगा, ठीक है। आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, ताकि आगे की सभी क्लासेज आपको समय पर मिल सके और आप भी इस परीक्षा में कुछ बेहतरीन कर सकें। थैंक्स।